नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा धाम का 37वां चैप्टर, जिसका टॉपिक है जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी का एक ही ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो उसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले वर्ष ही मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सिलेबस चेंज किया था। तो इस नए सिलेबस में क्या किया था उन्होंने, जो 10वीं यूनिट थी वो जनजातियों को समर्पित कर दी थी पूर्ण तरीके से। तो क्या होता था कि पहले जनजातियों से 3-4 क्वेश्चन आते थे जो ऊपर से आते थे और बहुत आसान क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि डिटेल्ड डीप क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जनजातियों को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी क्रम में आज हम चलते हैं जनजातियों के भौगोलिक विस्तार पे, और उनके बारे में जो भी उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत रहेगा वो हम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे कि हमारा यह चैप्टर है बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम यह चैप्टर पार्ट ए पार्ट बी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हम 5 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी की जनजातियों के बारे में और जो विविध रहेगा सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो एक मैप पे आप नज़र डाल लीजिए। फिर हम चलते हैं एससी और एसटी के बारे में कि मध्य प्रदेश में है क्या क्या, ठीक है। तो संविधान में कौन परिभाषित, तो देखो परिभाषित और वर्णित में अंतर होता है। परिभाषित क्या होता है, डिफाइंड होता है कि पूरे तरीके से बता दिया कि क्या क्या ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और मेंशन वर्णित मतलब उल्लेखित होना बस। जैसे मान के चलो कि कदाचार शब्द संविधान में उल्लेखित है, कदाचार लिख दिया, लेकिन कदाचार को बताया नहीं कदाचार होगा क्या। अब कदाचार बताया नहीं तो कदाचार तो कुछ भी हो सकता है, जो भी दुराचार है, जो भी गलत आचार है वो कदाचार हो सकता है। लेकिन क्या होता है कभी कभार संविधान बताता है कौन कौन सी चीज़ें कदाचार में आएंगी। जैसे संविधान का उल्लंघन आपका कदाचार में आएगा, तो ये चीज़ें क्या करते हैं, बताते हैं। तो जब पूरे तरीके से डिफाइन हो तो उसको परिभाषित बोलते हैं, और सिर्फ नाम लिखा हो तो उसको बोलते हैं मेंशन किया हुआ, उल्लेखित किया हुआ, वर्णित किया हुआ, ठीक है। तो संविधान में परिभाषित कौन सी चीज़ है, तो एससी कहाँ पे परिभाषित है, तो एससी आपके अनुच्छेद 366(24), ठीक है। और एसटी कहाँ पे है, 366(25) में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब संविधान में उल्लेखित कहाँ पे है एससी आर्टिकल 341 में उल्लेखित हैं, और एसटी 342 में। अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है एससी की, तो एससी मध्य प्रदेश में एसटी के मुकाबले कम है। कितने कम है, 15.6% है, और एसटी कितना है, 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है एससी की, एससी सर्वाधिक इंदौर में है, और सबसे कम एससी कहाँ पे है, धार में है। अब देखो क्या है, इधर पे सबसे कम एसटी है, सॉरी सबसे ज़्यादा एसटी धार में है, और झाबुआ में न्यूनतम एससी है, और सबसे कम एसटी कहाँ पे है, भिंड जिले में है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे आपके इंदौर जिले में है, और सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे, धार जिले में। इनसे ही आपके प्रश्न बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनसे ही बेसिक प्रश्न बन जाते हैं आपके, और ये बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर आप इनको गलत करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने कट ऑफ से दूर जा रहे हैं, आप पास होने के बहुत दूर हो जाएंगे अगर बेसिक क्वेश्चन को आप गलत करेंगे तो, ठीक है। तो सर्वाधिक एससी कहाँ पे है, इंदौर में है, और सर्वाधिक एसटी कहाँ पे है, धार में है। सबसे कम एससी कहाँ पे है, झाबुआ में, और सबसे कम एसटी कहाँ पे है, भिंड जिले में है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी जातियाँ हैं एससी की, तो 48 हैं, और एसटी की कितनी हैं, तो पहले 46 थी, अब 43 हैं। कीर मीना पारदी को 2003 में हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसके कारण कितनी बची हैं, 43 बची हैं। 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग एससी की जनसंख्या कितनी है, एससी है 1,13,42,000, ठीक है। और एसटी कितना है, 1,53,16,000, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे मेन तो क्या याद रखना है, इन चारों जिलों के बारे में याद रखना है कि एससी सबसे ज़्यादा इंदौर में है, और एसटी सबसे ज़्यादा धार में है, और एससी सबसे कम झाबुआ में है, और भिंड में एसटी सबसे कम है। और ये परसेंटेज याद रखना है। और आर्टिकल तो संवैधानिक प्रावधान एक टॉपिक ही है हमारा, और हमने देखा है जब आप PYQ लगाएंगे तो हर साल संवैधानिक प्रावधान से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से करना है, दोनों तो पता ही होने चाहिए, ठीक है, इनके दोनों, इसको दोनों। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में देखते हैं। तो जब हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भील जनजाति जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, फिर पढ़ेंगे गोंड जो कि दूसरे नंबर पे हैं, कोल, कोरकू वगैरह, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के बारे में और अन्य जनजातियों के बारे में। अन्य में क्या आएगा, पारधी, पनिका, ओराव और मुड़िया। और अत्यंत पिछड़ी क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है जो कि मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों का है, सहरिया, भारिया और बैगा। तो मध्य प्रदेश में कितनी PBTG हैं, मध्य प्रदेश में 3 PBTG हैं। कौन कौन सी, बैगा, भारिया और सहरिया। तो मध्य प्रदेश में कितनी PBTG है, मध्य प्रदेश में 3 PBTG हैं, ठीक है।
बैगा, भारिया और सहरिया। और इंडिया में कितनी है? 75 है। अब देखो एक प्रश्न बनेगा आपसे कि मध्य प्रदेश में पीबीटीजी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना पड़ेगा, 3 ऑप्शन भी देगा और एक दे देगा भारिया, बैगा, सहरिया और एक दे देगा भील। तो आपको बताना पड़ेगा भील नहीं है। तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और पीबीटीजी क्या होता है? अत्यंत पिछड़ी जनजातियां। जनजातियां तो वैसे ही पिछड़ी होती है, लेकिन जनजातियों में भी और पिछड़ापन होता है, उनको बोलते हैं पीबीटीजी, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो मध्य प्रदेश में 3 है और इंडिया में टोटल कितनी है? 75 है। अब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ रहती हैं? तो 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में ये रहती हैं। तो इसके कारण क्या हो गया कि पीएम जनमन स्कीम आई थी एक। तो पीएम जनमन स्कीम क्या है? जनजातीय 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 आदिवासी न्याय स्कीम आई थी, ठीक है। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो पीएम जनमन काय के लिए है? पीएम जनमन अत्यंत पिछड़ी जनजातियों पीवीटीजी के लिए है, पूरे देश के लिए है। तो पूरे देश में कहाँ पे? 18 राज्यों में, क्योंकि 18 राज्यों में ही पीवीटीजी मिलती है, प्रत्येक राज्य में नहीं मिलती, और 1 यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। APYQ है, इसलिए हमने इसको करवा दिया है, ठीक है। और आई कब थी? 15 नवंबर 2023 को आई थी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2 साल 3 साल पुरानी है, तो पेपर में पूछा जा सकता है किस दिन आई थी। तो जनजाति गौरव दिवस के दिन आई थी। और फुल फॉर्म क्या है पीएम जनमन का? जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। और किसके लिए है? तो ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति अर्थात पीबीटीजी के लिए है, जो देश में कुल 75 है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सबसे पहली जनजाति जिसको हम आज पढ़ेंगे, वो है हमारी भील। और इसके पहले भील को देख लेते हैं कि भीली हिंदी शब्दकोश की स्थापना कब की गई थी? प्रकाशन वर्ष क्या था? 2007। तो इस 2007 में क्या हुआ था? भीली हिंदी शब्दकोश प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब क्या करेंगे भील जनजाति के बारे में? तो भील जनजाति क्या है? सर्वप्राचीन उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। सरित सागर ग्रंथ में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और द्रविड़ भाषा के भील शब्द से भील बना है। और भील का अर्थ क्या होता है? धनुष। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी भील है। तो भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील। कर्नल टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा था और टॉलमी ने तीरंदाज कहा था, ठीक है। तो टॉलमी ने क्या कहा था? तीरंदाज कहा था। और कर्नल टॉड ने कहा था बनपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है? लगभग 60 लाख के आसपास है, जो कि 40% 39% है, ठीक है। लगभग 60 लाख। एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलमोस्ट याद रख सकते हैं आसपास का, ठीक है। अब इनका विस्तार कहाँ पे? तो देखो ये विस्तार है आप इसका, किसका? भील जनजाति का, ठीक है। ये विस्तार है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी में भी कौन सा? दक्षिणी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़ का क्षेत्र जो है इनका विस्तार का क्षेत्र है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम में आपको भील जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान बताती है। तो कुंभलगढ़ क्षेत्र के पास ढोल नामक स्थान है, तो वहाँ मूल स्थान है इनका, किसका? भीलों का, ठीक है। अब इनकी उपजातियों को देखते हैं। तो उपजातियाँ क्या है? पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास और लाट। और बैगास भी याद रखना है। बैगास इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए क्योंकि बैगा के कारण कन्फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। बैगास, उमड़ी और मदबी। अब देखो क्या करना है इनमें। तड़वी जो है, तो औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था? कई भीलों ने अपना धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम हो गए थे, इस्लामिक धर्म को अपना लिया था। तो ऐसे भीलों को हम क्या बोलते हैं? तड़वी भील बोलते हैं, ठीक है। भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। तो बैगास के बारे में याद रखना है, तड़वी भील के बारे में याद रखना है। तड़वी भील कैसे नाम पड़ा उनका, ठीक है। रथियास, बैगास याद रखना है। तो पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास, बैगास, उमड़ी, मदबी, राठ, ये किसकी उपजातियां हैं? तो भीलों की उपजातियां हैं। और भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। अब देखो इनका नाम तड़वी कैसे पड़ा? तो औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील कहा गया बाद में। अब इनके चलते सामाजिक स्थिति पे। तो सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, डाहेला, पुजारा और बड़वा नाम के व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा कहा जाता है और इसके समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। तो भीलों में भी दहेज प्रथा थी, जिसको क्या बोलते थे हम? दापा प्रथा। मतलब हम नहीं भील बोलते थे, दापा प्रथा। और जिस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए साथीदार अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। भील जनजाति में 71 गोत्र पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या है, पूरी जनजातियों को एक यूनिट समर्पित कर दी गई है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है।
अब शांता प्रथा क्या है? शांता प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है, तो इसमें क्या होता है कि नामकरण से संबंधित है, नामकरण वगैरह होता है इसमें, ठीक है। गातला एक मृतक संस्कार है, मृत संस्कार है जो कि भीलों का है, याद रखना, ठीक है। जैसे सिडोली होता है ना, ऐसी गातला भी भीलों का है। झूम कृषि क्या है? इनकी चिमाता है, चिमाता बोलते भीलों के। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े भील जनजाति के अधिक प्रयोग करती है। अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी होती है जिसको कनगी बोलते हैं। तो बांस से बनी हुई कोठी जिसको कनगी बोलते हैं वो किस चीज़ के लिए होती है? अनाज रखने के लिए। किस में? भीलों में, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही टर्मिनोलॉजी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल रही है। जैसे पहले एग्जाम में नोडोरा नोडोरा पूछा जा चुका है, डिगना कला ऐसी पूछ लिया जाएगा कनगी क्या है, तो बांस से बनी टोकनी है जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं, ठीक है। धार्मिक स्थिति में देखो तो इनके देव कौन से? राजपंता, भीलट देव, बाप देव, खेड़ो माई, गलदेव, कुहास देव और पिठौरा देव। और जिस ये याद रखना है, जो सौवन माता है, सौवन माता किस चीज़ का काम करती है? पशुओं से रक्षा करती हैं। और जस्सा देवी क्या है? इनकी लक्ष्मी है। तो जस्सा देवी भीलों की लक्ष्मी है और सौवन माता क्या करती है? भीलों में पशुओं से रक्षा करती हैं, ठीक है। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज बोलते हैं। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है और प्रमुख नृत्य कौन से? भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो और वीरवाल्या, ठीक है। इन चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और बेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। अब बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, हम जब नदियों का चैप्टर पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि JSM मतलब 3 नदियों के संगम पे क्या होता है कि बेणेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है जहाँ पे भीलों का कुंभ लगता है, ठीक है। तो 3 नदियाँ कौन सी हैं? JSM, जाखम, सोम और माही का जो संगम होता है उसको बोलते हैं बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, जो कि राजस्थान में बनता है, जिसको भीलों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है जिसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पेमा भात्या। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करती है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। तो किस चीज़ में? धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ क्या है? ताड़ी और रबड़ी है, ठीक है, ताड़ी और रबड़ी। प्रमुख त्यौहार है भगोरिया, देवासा, गल, धोड़ी, इंदल और डोहा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है, PYQ, ठीक है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है, मोहल्ला को फाल्या। और जो मोहल्ला का गांव होता है, गांव को बोलते हैं पाल, ठीक है। तो कू को बोलते हैं घर, जिस घर में रहते हैं उसको बोलते हैं कू, और मोहल्ला को बोलते हैं पूरा फाल्या, और पूरे गांव को बोलते हैं पाल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब क्या होता है कि नए अनाज का प्रथम उपयोग का त्यौहार जो होता है नवई कहलाता है, ठीक है। जब नए अनाज का प्रथम उपयोग त्यौहार आता है तो नवई कहलाता है। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया गया है। अलियादपुर जिले के जोबट में भील समुदाय महिला पुंज, जो भील समुदाय है ना जोबट में अलियादपुर के, वहाँ पे क्या होता है? पुंजदरी बनाती हैं, पुंजदरी का निर्माण करती कौन? महिलाएं। कहाँ पे? अलियादपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजदरी का निर्माण करती हैं। अब मामा किसके लिए संबोधित शब्द है? तो मामा, भील स्वयं को मामा कहलवाना पसंद करते हैं, ठीक है। संबोधन है भीलों के लिए मामा। अब इसमें क्या होता है? भील पंचायत को देख लेते हैं। तो पटेल क्या होता है? गाँव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति होता है। तड़वी क्या होता है? पटेल का सहायक होता है, इसकी हेल्प करता है, ठीक है, तड़वी पटेल की। और डायला क्या होता है? गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। पुजारा होता है गांव में धार्मिक आयोजन कराने वाला। और बड़वा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये तंत्र मंत्र करने वाला, जड़ी बूटी से इलाज करने वाला होता है बड़वा, ठीक है। कोटवार क्या होता है? कोटवार जनरली चौकीदार होता है, जो आज के समय भी हमारे यहाँ होता है। वार्ती होती है सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की गई व्यवस्था। जो सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला होता है उसको बोलते हैं वार्ती। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी बड़ी जनजाति पे जिसका नाम है गौड़ जनजाति। तो इसके पहले देख लेते हैं गोंडी हिंदी शब्दकोश कब आया था? 2007 में आया था। और भीली वाला कब आया था? सॉरी 2006 में आया था। भीली वाला आया था 2007 में। अब देखो गोंडी शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वत, ठीक है। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है? लगभग 51 लाख। और भीलों की कितनी थी? लगभग 60 लाख, ठीक है, 60 लाख। 59.93 थी उनकी, ठीक है। उन परसेंटेज में 39, और इनका परसेंटेज में कितना है? 33। क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति, इनका जो क्षेत्रफल है वो भीलों से बड़ा है। देखो जनसंख्या में भील सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की और भारत की, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी? आपकी गौड़ है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया में रहती है, इनका विस्तार अच्छा खासा है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गौड़ जनजाति स्वयं को कोयतुर या फिर कोयतुर बोलते हैं, ठीक है, कोयतुर
या कोयत्र बोलते हैं। जैसे भीलों में मामा बोलते हैं ना, ऐसे ही गौड़ों में स्वयं को कोयत्र बोलते हैं। ठीक है। भौगोलिक विस्तार कहाँ पे है इसका? तो भौगोलिक विस्तार आपको नर्मदा घाटी के दोनों ओर दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। गौड़ जनजाति के बाहुल्य जिले कौन से? मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गौड़ को 50 से अधिक उपजातियां हैं और इनकी उपजातियों को हम देख लेते हैं। तो कौन सी? आगक, आगरिया, आगरिया जो लोहे का काम करते हैं, मारिया, भीमा, प्रधान। प्रधान क्या काम करते हैं? तो प्रधान हमारा पूजा पाठ करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रधान। और एक प्रधोनी नृत्य होता है। तो प्रधोनी नृत्य और प्रधान दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, प्रधोनी नृत्य हम बाद में पढ़ेंगे जो कि बैगर का है। कोयतुर और झारे का होता है, दरोही होती है। अब देखो क्या होता है, गौड़ जनजाति का वर्गीकरण देखते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर होता है। तो व्यवसाय के आधार पर प्रधान होता है सबसे पहले तो पूजा पाठ करने वाला। ओझा होता है तंत्र मंत्र करने वाला, तांत्रिक होता है। ठीक है। अगरिया होता है लोहे का काम करने वाला, जिनके देव क्या होते हैं? लोहासुर होते हैं। और सोलाहस को बोलते हैं कारपेंटर, बाड़ई। ठीक है। एक होता है अबुझमाड़िया, वो भी याद रखना है। और एक होता है कोयला भूतिस। कोयला भूतिस क्या काम करते हैं? नाचने गाने का काम करते हैं। ठीक है, कोयला भूतिस। अब संपत्ति के आधार पे क्या होता है? राजगौण होता है, जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। राज लगाई है इसके साथ में, राज लगा तो राजा गौण। और एक होता है दुर्गौण, मतलब कम संपत्ति वाले लोग। ठीक है। और फिर होते सामान्य गौण। इसके बाद चलते सामाजिक स्थिति। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। इनका समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक समाज होता है। गांव का प्रमुख कौन होता है? मुकद्दम होता है, जिसे गोटिया कहा जाता है। तो गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं? हम गोटिया बोलते हैं। किसमें? गोंड में। ठीक है। विवाह पद्धति क्या है? दूध लौटावा। तो दूध लौटावा में क्या होता है जनरली? देखो क्या होता है कि जैसे किसी की बहन की शादी हो गई, एक मान के चलो कि ए परिवार है, परिवार बी है। ठीक है, एक परिवार ए है, एक परिवार बी है। अब इसने अपनी बहन दी इसको, इस परिवार में बहन आई। ठीक है। फिर क्या होगा फ्यूचर में? इसके यहाँ से लड़की इसके यहाँ जाएगी, तो इस प्रथा को बोलते हैं दूध लौटावा। ठीक है। लमसेना विवाह क्या होता है? लड़के द्वारा लड़की के घर जाकर सेवा देना पड़ता है, लड़की के बाप की सेवा करनी पड़ती है। तो 5 साल 12 साल के आसपास कुछ रहता है। तो इसमें जब इसे सेवा दे देते हैं तो लमसेना विवाह होता है। ठीक है। पठौनी विवाह होता है, पॉलीथर विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है। इंपॉर्टेंट है, PYQ बहुत बार पूछा जा चुका है। चढ़ विवाह और सेवा विवाह भी होता है, जिसको लामानाई बोलते हैं। ठीक है। राजी वाजी भी होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब इनका जो मोहल्ला होता है उसको बोलते हैं टोला। तो मोहल्ले को क्या बोलते हैं? टोला बोलते हैं। और इनका जो गांव होता है उसको बोलते हैं पूर्वा। तो गांव को बोलते हैं पूर्वा और मोहल्ले को बोलते हैं टोला। गांव, भीलों में गांव को क्या बोला जाता था? अभी हमने 5 मिनट पहले ही पढ़ा है, बताइए आप लोग। गौड़ जनजाति के घर में मेहमानों को बिठाने वाला कमरा कहलाता था पैठा बंगला। ठीक है। तो बैठा बंगला से पैठा बंगला आप याद रख सकते हैं, बैठने वाला बंगला पैठा बंगला। ठीक है। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म से 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म है। किसमें? गौड़ों में। ठीक है। इसके बाद चलते हैं गौड़ों की आर्थिक स्थिति। तो गौड़ों की आर्थिक स्थिति कृषि एवं वनोपज पर निर्भर है। इनके द्वारा की जाने वाली खेती बारी कहलाती है। जो ये खेती करते हैं इसको बारी बोलते हैं। ठीक है। गौड़ जनजाति की प्रधान शाखा, प्रधान मतलब पढ़ी लिखी, पुजारी वाली। तो जनरली ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे होंगे तो 70% शिक्षित हैं। तो प्रधान जो है उनका 70% शिक्षित है। जो लिटरेसी रेट है वो 70% के आसपास है। ठीक है। धार्मिक स्थिति क्या है? गौड़ों के आदि पुरुष लिंगोपैन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। लिंगोपैन की पूजा करना कोया पुनेम कहलाता है। और प्रमुख देवता कौन से हैं? बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर अगरिया के देवता हैं, नागदेव, घमसेन देव और सूरज देव खीर माता। और ठाकुर देव भी याद रखना, जिनको भूमि के स्वामी बोलते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक स्थिति में क्या है? मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है। मड़ई किसका त्योहार है? गौड़ों का। इस चीज़ को याद रखेंगे। गौड़ जनजाति के घर में दीवारों पर स्त्रियां, गौड़ जनजाति में घर की दीवारों पर स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती है, जिन्हें नौडोरा कहा जाता है। PYQ आपका। ठीक है। क्या करती स्त्रियां? घर की दीवारों को मिट्टी से और रंगों से सजाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? नौडोरा कहा जाता है। गौड़ जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि फर्श पर ढिग लगाई जाती है, जिन्हें ढिगना कहा जाता है। तो ढिगना, ढिग जनरली गांव में आप जाएंगे ना तो गांव में देखेंगे ढिग आज भी लगाई जाती है। तो ढिगना कला क्या है? ढिग लगाना। कैसे? नील से, गेरू से, छुई मिट्टी से, कालिक आदि से। ठीक है। अब प्रमुख पर्व कौन से हैं? तो मड़ई, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मड़ई। दूसरा क्या है? लाडू काज। लाडू काज में क्या होते हैं? नारायण देव को, जो नारायण देव पढ़े ना इसमें, सूअर बलि दी जाती है। ठीक है। तो नारायण देव को सूअर बलि दी जाती है, तो लाडू काज कहलाता है, वो त्योहार कहलाता है। ठीक है। बिजली में क्या होता है? इनकी बादल की पूजा करते हैं। बिजली में बादल की पूजा करते हैं। फिर बकबंदी होता है, नवाखानी होता है, नई फसल आने पे हरडली होता है। और नृत्य क्या होते हैं? सैला, बिरहा,
कहरवा, कर्मा, भड़ौनी, गोचो, गैणी और ढंडार, ठीक है, ये नृत्य होते हैं। तो लारू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुअर बलि किसको? नारायण देव को समर्पित होती है, नारायण देव के लिए सुअर बलि देते हैं। और बिदरी होती बादल पूजा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर आता है विशेष। तो गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषाएं क्या है? गोंडी, डोली, हल्बी और भतरी। गोंडी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, इंपॉर्टेंट है। किस जनजाति किस भाषा की लिपि देवनागरी है, आपसे पूछा जा सकता है। तो गोंडी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधरिन कहा जाता है। तो गुदना कलाकार जो होता है गोदने वाला, उसको गोधरिन कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की गौड़ अगरिया जनजाति में हिरनोटी दीप जलाने की विशेष परंपरा है। तो किसमें? अगरिया में हिरनोटी दीप जलाने की विशेष परंपरा है। अब दशगात्र याद रखना है। दशगात्र क्या होता है? दशगात्र 10 मणि प्रथा बोलते हैं। मृत्यु संस्कार होता है ना क्रियाक्रम के बाद, मृत्यु के 10वें दिन के बाद होता है, ठीक है। मृत्यु संस्कार होता है क्रियाक्रम के 10वें दिन बाद होता है। अब इसमें एक पाटो प्रथा होती है, पाटो प्रथा। तो पाटो प्रथा क्या होती है आपकी? जब 10वां दिन दशगात्र का समय आता है तब क्या करती हैं? विधवा स्त्रियाँ श्रृंगार की जो सामग्री होती है उनका त्याग करती हैं, ठीक है। दशगात्र क्या होता है? मृत्यु संस्कार के 10वें दिन जो क्रिया संपन्न होती है मृत्यु कर्म के बाद, तो उसको बोलते हैं हम दशगात्र, 10 मणि प्रथा। और जब 10 मणि या दशगात्र प्रथा होती है 10वें दिन, तो उस दिन क्या करती है? जो विधवा स्त्रियां होती हैं तो वो अपने श्रृंगार का त्याग करती है, इसको बोलते हैं पाटो प्रथा। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर क्या गौड़ पंचायत को देखेंगे तो मांझी, देशमुख या भोई होते हैं पंचायत के प्रमुख होते हैं। कोटवार होता है मुखिया का सहायक। और भीलों में सहायक कौन था? तो तड़वी भील जो था वो सहायक था मुखिया का, ठीक है। देवान कौन था? मुखिया का गुप्तचर। गुनिया कौन होता है? गुनिया बरुआ तांत्रिक क्रिया करने वाला, ठीक है। और लिखई को क्या करता है? पंचायत का वृद्ध सदस्य लिखई कहलाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम कोल जनजाति पे। तो कोल जनजाति पे देखते हैं। तो कोल का जो एरिया है ना वो जनरली क्या है कि पूर्वी मध्य प्रदेश है, बघेलखंड वाला रीजन, ठीक है। कुल शब्द का अर्थ क्या होता है? मानव होता है। कुछ मिथकों के अनुसार सिंह बोबा सूर्यदेव की संतान माने जाते हैं कोल लोग। अब कोल क्या है? मुंडा या कोलियारन समूह से संबंधित माने जाते हैं। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, फिर गौड़ है, फिर कोल है आपकी, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? लगभग 11.5 लाख, 11.67 लाख। और जो कि परसेंटेज में कितना है? 7.62%। और भील का परसेंटेज कितना था? 39%। और गौड़ का परसेंटेज कितना था? 33%, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। कोल जनजाति का वर्णन रामायण में, महाभारत में और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मध्य प्रदेश में कोल का मूल स्थान रीवा जिले के कुराली क्षेत्र है। भौगोलिक विस्तार क्या है इनका? तो बिंद, कैमूर श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी में यह निवासरत है। बघेलखंड सामान्यतः रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर में कोल जनजाति निवास करती है आपकी, ठीक है। अब इनकी उपजातियां क्या हैं? तो रोहिया, रोतेला, भक्तिया, रेवरिया, कथरिया, रौतिया, सबरी के वंशज हैं। और कोरबा भी इसकी उपजाति है, ठीक है। फिर दसौरा है, ठाकुरिया और कंगवारिया है, ये भी आपकी उपजातियां हैं। कोल जनजाति गोत्र में विभाजित है, किंतु इनके गोत्र चिन्ह टोटेम नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, टोटेम नहीं होते, ठीक है। कोल जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज होता है। तो जैसे गौड़ों में पितृसत्तात्मक समाज था, ऐसे कोल में भी पितृसत्तात्मक समाज है। इनका जो मोहल्ला होता है उसको कोलन टोला बोलते हैं। कोलन टोला मोहल्ले को बोलते हैं, पूरे गांव को बोलते हैं कोलाहल। कोलाहल बोलते हैं पूरे गांव को। कोल जनजाति की जो पंचायत होती है उसको गोहिया बोलते हैं। PYQ है और इम्पोर्टेंट है PYQ, क्योंकि MPPSC में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोलों में प्रत्येक गाँव की पंचायत एवं उसके कुछ पारस्परिक पद हैं, जैसे महतो, बरुआ, भुइयार, पंडो, देवार और न्यूतिया, जिनमें महतो, भुइयार और पंडा 3-4 बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश पंचायत सभी तरह के विवादों को निपटाने में सक्षम मानी जाती है। जो पंचायत होती है ना कोलों की, तो वो ऐसा माना जाता है कि पूरे विवाद निपटा सकती है, ठीक है, सक्षम है। धार्मिक में क्या है? तो प्रमुख देवता कौन से? बड़का देव है, अहीर बाबा है, बंसती देवी है और बूढ़ी माई है। रामायण काल की जो सबरी कोल जनजाति की थी, याद रखना है, तो और उसी का वंशज मानते हैं स्वयं को कोल जनजाति के लोग। इनकी अर्थव्यवस्था में खेती और कोयला खानों पर निर्भरता रहती है। कोल जनजाति वनोपज में भिलमा, गोंद और लाख का संग्रहण करती है। भिलमा, गोंद और लाख का संग्रहण करती है, ठीक है। अब जी याद रखना है बरहब क्या है? तो बरहब एक प्रकार का जन्म संस्कार है
जिसमें शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। प्रमुख नृत्य कौन सा है? कोलदहका, कोलदहरा, नारदी, दोतलिया और कहरा। ठीक है। फुरहरी कहरा नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है। तो फुरहरी कहरा क्या है? नृत्य की विशिष्ट मुद्रा है। इनकी जो विवाह पद्धति होती हिंदू प्रथानुसार है, हिंदू धर्मानुसार है। ठीक है। त्योहार कौन सा है? तो हरियाली अमावस्या है और खिचरहाई है। इन दोनों त्योहार को याद रखें, खिचरहाई और हरियाली अमावस्या। कोल स्त्रियों के गहने में अब्रश्रा गहने आदिवासी समुदायों की छाप है। ठीक है। कोल एक कलाप्रिय जनजाति है और बच्चों के प्रमुख खेल क्या है इनके? लकोड़ा, छोटोदा और पंचकोटवा। ठीक है। मगरोहन क्या है? मगरोहन शादी विवाह के समय उपयोग किया जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ है। तो मगरोहन क्या है? शादी विवाह के समय उपयोग किया जाने वाला एक कलात्मक विवाह स्तंभ है। अब ये याद रखना है, जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये बैगा और गौण में भी होती है, तो ये तीनों में होती है। ठीक है। किस किस में? कोल, बैगा और गौण में। क्या? झालर प्रथा। झालर प्रथा क्या होता है? शिशु का मुंडन जो होता है उसको झालर प्रथा बोलते हैं। और नहछू प्रथा क्या होती है? दूल्हे को घर के दरवाजे पर नहलाने की प्रथा जो होती है उसको नहछू प्रथा बोलते हैं। और यह कोल, बैगा और गौण तीनों में देखने को मिलती है हमें। ठीक है। अब कोल पंचायत में देखते हैं तो महतो, चौधरी या गोटिया होता है गांव का मुखिया। बरुआ जो होता है वो धार्मिक काम करता है, संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है धार्मिक कामों को। भूइहार होता है तंत्र मंत्र जड़ी बूटी का काम करता है, पूजा पाठ में पारंगत होता है। न्योतिया का करता है? इन्विटेशन देता है, निमंत्रण देता है गाँव में। ठीक है। और अन्य पद कौन से? पंडा और देवार। इसके बाद चलते हैं अगली जनजाति पे जो है कोरकू। तो कोरकू व्याकरण का प्रकाशन कब किया गया था? 2013 में। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। कोरकू जो होता है मुंडा या फिर कोलारियन जनजाति समूह में आते हैं। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना है। सबसे बड़ी कौन सी आपकी? भील। फिर कौन सी आती है आपकी? गौण। फिर कौन सी आती है? कोल। और फिर आती है आपकी कोरकू। ठीक है। चौथे नंबर पे कोरकू। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी थी? 7.3 लाख, मतलब 7,30,000 के आसपास, जो कि परसेंटेज में 4.7% था। कोरकू का अर्थ होता है मानव समूह। कोरकू जनजाति अपने आप को रावण का वंशज मानती है और अपनी उत्पत्ति महादेव के द्वारा हुई ऐसा मानते हैं। ठीक है। कोरकू लोग। अब कोरकू का विस्तार कहाँ पे है? तो आप देखेंगे निमाड़ के दक्षिणी सतपुड़ा पर्वत वाला रेंज जो है नर्मदा का दक्षिण का क्षेत्र है। दक्षिणी मध्य प्रदेश सतपुड़ा के घने जंगलों में निवासरत है। यह बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिले में निवास करती है। कोरकू का जो पैतृक स्थान है वो सावलीगढ़ या भैरवगढ़ बैतूल को माना जाता है। ठीक है। अब इनकी जो उपजातियां हैं लूमा, पोताड़िया, दुलाब, बोबई, बावारी या बंडोया या मोबासी, इनकी क्या है? उपजातियां हैं। अब बावरिया आपको कहाँ से मिलेगी? तो बावली लोग कहाँ रहते हैं? बैतूल में रहते हैं। ठीक है। बंदोरिया कहाँ पे मिलती? तो बंदर कहाँ पे मिलेंगे जनरली? तो हिली एरिया मिलेंगे, पहाड़ों में, जंगलों में। ठीक है। तो पचमढ़ी के पास मिलेंगे। तो बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू कहलाते हैं। और दुलारिया हरदा और खंडवा क्षेत्र जिले के कोरकू कहलाते हैं। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब कोरकू का वर्गीकरण देखें तो देखो, राज कोरकू होता है जो कि धनाढ़ होते हैं, पाथरिया होते हैं जो कि लेबर क्लास होता है। ठीक है, मजदूर वर्ग। और मोबासी होता है क्रिमिनल, अपराधी वर्ग। सामाजिक स्थिति में क्या है? इनकी जो प्रचलित विवाह पद्धति है राजीवाजी, चिथौड़ा, चिबौड़ा या लमझना। और इसमें गोनम भी याद रखना, बधू मूल्य देके जब शादी होती तो वो गोनम कहलाता है। और आटो साटो भी होता है। आटो साटो में क्या होता है कि हम एक लड़की देंगे और तुम एक लड़की दो हमें, मतलब। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आटा साटो होता है। ठीक है। तुरंत होता है। और जब बाद में हो तो उसको दूध लौटावा बोलते हैं। कोरकू समुदाय अपने मृतकों को पितृ और देवता की तरह मानता है। इनमें लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाने का चलन है, जिन्हें मुंडा या फिर सिडोली बोलते हैं। ठीक है। मुंडा बनाने या लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली बोलते हैं। सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? कोरकू से। मृतक संस्कार है। और गातला किसका मृतक संस्कार था? गातला भीलों का मृतक संस्कार था। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। सिडोली प्रथा पूस माह में सामान्यतः सोमवार के दिन होती है। इंपोर्टेंट है। कौन से महीने में होती है? पूस माह में सिडोली प्रथा। ठीक है। अब इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? तो कृषि, चरवाहे और वनोपज पर आधारित है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। तो भाग्या किनको बोलते हैं? जो कोरकू जनजाति खेतों में काम करती है उनको क्या बोलते हैं? भाग्या बोलते हैं। पुराने समय में कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा बदलवा प्रथा कहलाती है। तो बदलवा प्रथा क्या है? जंगल काटकर खेती करने की प्रथा बदलवा प्रथा है। अब सीडू आनी याद रखिएगा। सीडू आनी प्रथा क्या है? देखो, क्या होता है कि जब लड़की का विवाह तय हो जाता है तो लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों को, खास रिश्तेदारों को सीडू मतलब दारू पीने का निमंत्रण देते हैं। तो सीडू का सीधा अर्थ है दारू से। ठीक है। तो दारू पीने का जो निमंत्रण देते हैं उसको बोला जाता है सीडू आनी प्रथा।
तो किस में होती है? सीडुआनी प्रथा कोरकू में होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अब धार्मिक स्थिति क्या है कि देवता क्या है? चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ, सिद्धरा देव, खेड़ा देव, खनेरा देव इनके देवता हैं। ठीक है, खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकते हैं, मतलब गांव में बीमारियां ही नहीं आने देंगे, खदेड़ देंगे बाहर के बाहर। और मठुआ देव क्या करेंगे? बीमारी से बचा, अगर आ भी गई बीमारी तो फिर मठुआ देव आएंगे, वो क्या करेंगे? बचा लेंगे बीमारी से। ठीक है, खेड़ा देव क्या करेंगे? कृषि और पशुओं के देवता कहलाते खेड़ा देव। अब इनमें देखते हैं कि इनका नृत्य कौन सा है? चटकोरा है। चटकोरा इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। चटकोरा, ढांडल, चाचरी, थापटी और गदली, ये नृत्य इनके। होली के समय कोरकू घुंगरी या झामता गीत गाते हैं। तो झामता गीत या घुंगरी कौन गाता है? सबसे पहला प्रश्न तो कोरकू। किस समय पे गाते हैं? तो होली के टाइम पे गाते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इनके त्योहार कौन से? तो मेघनाथ है, डोडबली है। डोडबली क्या होता है? बारिश के लिए पूजा करते हैं डोडबली में। जरोती में क्या करते हैं? श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की जरोती मनाते हैं। ठीक है, और पाला क्या है? पशुओं की पूजा करते हैं पाला में। इनके प्रमुख त्यौहार हैं। तो डोडबली में क्या करते हैं? बारिश के लिए पूजा करते हैं। जरोती में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या मनाते हैं। और पाला में या पालों में पशुओं की पूजा करते हैं। दिवाली के समय दीवार पर लाल मिट्टी और खड़िया से गोदनिया नामक मांगलिक चित्र बनाया जाता है। कोरकू स्त्रियां गोदने की शौकीन होती हैं तथा माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर नीचे 2 बिंदु को कपार गोड़ाई कहते हैं। देखो, डी अक्षर बनाएंगे और एक बिंदु ऊपर और एक नीचे बनाएंगे, इनको क्या बोलेंगे? कपार गोड़ाई। ठीक है, कपार गोड़ाई। मेघनाथ उत्सव मुख्य रूप से कोरकू और गौड़ जनजाति का त्यौहार है। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सतपुड़ा के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होता है, 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर चलता है। झंडा और खम्बस्वांग नाट के रूप में जाना जाता है। अब कोरकू पंचायत को देख लेते हैं। तो कोरकू जो पंचायत होती है उनमें जो मुख्य होता है उसको बोलते हैं पटेल। महाजन होता है पटेल का दूसरा प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, हेल्प टाइप का करने वाला, हेल्पर होता है महाजन। चौधरी होता है सूचना देने वाला। और घेटिया होता है प्रसाद या भोजन व्यवस्थापक। मुकरी क्या करता है? त्योहारों का आयोजन करने वाला मुकरी होता है। और भौम का होता है कोरकुओं का पुरोहित। तो पुरोहित जो होता है भौम का कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आज की आखिरी जनजाति। इसके बाद हम जो बचेगा वो पार्ट बी में करेंगे। तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है और ये अपनी वाल्मीकि जो थे ना, तो उनको पितृ पुरुष मानती हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सहा से हुई है, जिसका मतलब होता है एक। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो भारत का इथोपिया किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश के श्योपुर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सहरिया बाहुल्य जिला है और सहरिया जो है अत्यधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए भारत का इथोपिया बोलते हैं। ठीक है, द सहरिया पुस्तक के लेखक कौन है? टीवी नायक है। सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। सहरिया जनजाति की संख्या कितनी है? 6.15 लाख है, जो कि अनुसूचित जाति का 4% है लगभग। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, इधर पे जाति गलत लिखा है, जनजाति होना चाहिए। ठीक है, सहरिया का मूल स्थान क्या है? साहेबाद का जंगल कोटा माना जाता है। भौगोलिक स्थिति क्या है? मध्य भारत के पठार ग्वालियर संभाग में निवास करते हैं। सहरिया के बाहुल्य जिले कौन से? शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर में। अब इनकी उपजातियाँ क्या है आपकी? सबर, शवर, शोर और बरोदिया। सहरिया के लगभग 51 गोत्र प्रचलित हैं, जिनमें उमरिया, बिलोडिया, सोलकिया और सैलिया प्रमुख हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिति को देखा तो इनकी जो घर की बसावट होती है ना, इसको सहराना बोलते हैं। तो घर निवास को क्या बोलते हैं? सहराना। और गांव को बोलते हैं सहरोल। ठीक है, सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल बोला जाता है। PYQ है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खुटिया पटेल बोला जाता है सहरिया जनजाति को आदर के साथ। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। विवाह पद्धति क्या है? ठेका विवाह और झाड़फेरा विवाह और सहपलायन भी होता है इसमें। ठीक है, सहपलायन। आर्थिक स्थिति क्या है कि सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था शिकार, मछली पालन, जड़ी बूटियों पर आधारित होती है। ऐसा बोला जाता है कि सहरिया ट्राइब को जड़ी बूटियों का अच्छा खासा नॉलेज होता है। सहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में भी कुशल होती है। प्रमुख देवता कौन से इसके? तेजाजी, सीता माता, नाहरदेव, हरिबंदेव, कारसदेव, भैरूदेव और दरेट देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, सीता माता इनकी आराध्य देवी होती हैं। तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्यगान करने की परंपरा सहरिया में मौजूद है। इनके नृत्य कौन से? लहंगी और लांगनी इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनके प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? भतैया, लंगोरिया और जैवनार हैं। प्रमुख त्यौहार हैं हरियाली अमावस्या और तेजा नवमी।
सहरिया जनजाति कोलारियन परिवार की मानी जाती है, इसलिए इनकी भाषा मुंडारी या कोलारियन है। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में सहरिया को विश्वामित्र का वंशज कहा गया है। राजस्थान के शाहबाद के निकट सीताबाड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। राजस्थान के सीताबाड़ी का विशाल मेला सहरिया आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि भील जनजाति के थे। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर या फिर छोटा भाई या अनुज बोलती है। ठीक है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ पे? श्योपुर जिले में है। और सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र सहसईपुर श्योपुर जिला में स्थित है। गोत्र के आधार पर सहरिया को 3 भागों में लाड़िया, उड़िया और काला पिटिया बोला गया है। ठीक है। अब ये क्या है? छाछ, माटी और नुक्ता खर्चा क्या है? मृत्यु संस्कार की प्रथा है। किसमें? सहरिया में। पटेल गांव का मुखिया होता है। प्रधान क्या होता है? सामाजिक कार्यों का व्यवस्थापक होता है प्रधान है इसमें। कोतवाल क्या होता है? शासकीय सेवक होता है। बराई कौन होता है? डोंडी पीटने वाला संदेशवाहक बराई होता है। भोपा क्या होता है? भोपा होता है तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने वाला सहरिया में। और फिर हथनरिया होता है जड़ी बूटी विशेषज्ञ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज हमने जो जनजातियाँ पढ़ी हैं तो उनमें भील पढ़ा है, गौड़ पढ़ा है, कोरकू पढ़ा है, कोल पढ़ा है और सहरिया पढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको लेक्चर में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।